जी दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लेकर आए हैं एक रिव्यू एक ड्रामा के ऊपर। वो ड्रामा बहुत ज़्यादा लोगों ने नहीं देखा होगा, तो इस पर बात करने के बाद अगर आपको मौका मिलता है तो एज़ आई ऑलवेज़ से कि इसको ज़रूर देखने की कोशिश कीजिएगा। ड्रामा का नाम है ब्लड लाइन। ये नेटफ्लिक्स पर आपको मिलेगा कि बेसिकली दैट इज़ द ओरिजिनल प्रोडक्शन ऑफ नेटफ्लिक्स सीरीज़। और ब्लड लाइन जो है 2015 में शुरू हुआ था। 3 इसके सीरीज़ हैं हमारे पास। दूसरा सेकंड सीरीज़ जो है वो हमारे पास 2016 में था, और थर्ड सीज़न जो था वो 2017 में आया था, और फिर इसको बंद करना पड़ा था। इसके क्रिएटर जो हैं वो हमारे पास टॉड केस्लर और ग्लेन केस्लर, इसके अलावा डैनियल ज़ेल्मन हैं। इसको फ्लोरिडा कीज़ में जो है ये सारी लोकेशन है जहाँ पर इसको रिकॉर्ड किया गया था। और इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं, पहले हम उनके बारे में बात कर लें, फिर हम डिटेल में आएंगे। मेन कैरेक्टर्स में हमें काइल चैंडलर मिलेंगे और बैन मेडल्सन होंगे। इसके अलावा लियो बट्स हैं, लिंडा कार्डिलेनी है, सैम शैफर्ड है और सिसी स्पाइसिक हैं। ये मेन हमारे पास कास्ट है। इसके अलावा आपको जो है कुछ रिकरेंस भी नज़र आएगी कास्ट की। कुछ परमानेंट कास्ट जो है, ज़ाहिरी बात है, जो कि असिस्ट कर रही है पूरे प्लॉट को, वो भी हमारे सामने आएगी। इस सीरीज़ की 13 नॉमिनेशंस हुई थी, जिसमें से 4 जो हैं वो जीत ली थी। उन चारों में 3 जो हैं वो एक सिंगर परफॉर्मर ने जीती थी। बेस्ट एक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर की थी, और वो है वन एंड ओनली बैन मेडल्सन। अच्छा, थोड़ा सा हम बात करते हैं। ये ड्रामा एक फैमिली प्लॉट के ऊपर है, लेकिन दैट इज़ अ थ्रिलर ड्रामा। अब फैमिली प्लॉट पे ये कहानी जो है वो 4 बहन भाइयों की कहानी है, और उनके पेरेंट्स हैं जो कि एक अपना जो है वो चला रहे हैं, वहाँ पर रेज़ोर्ट चला रहे हैं फ्लोरिडा की में। और कहानी में प्लॉट जो है वो ट्विस्ट कैसे करता है, और ये फर्दर किस तरह 3 सीज़न्स तक जो है वो चलता है, इसके बारे में हम बात करेंगे कि बेसिकली ये क्या कहानी थी, और ये फैमिली प्लॉट होकर ये थ्रिलर की तरफ जो है वो कैसे चला जाता है। लेकिन सबसे पहले इसके ऊपर जो बात करने वाली है वो कैरेक्टर्स में, कि कैरेक्टर्स सब के सब ऑलरेडी जैसा कि इंटरव्यूड होते हैं और उनके ऑडिशंस किए जाते हैं, उसी तरह किए गए और देखा गया कि आइदर वो उनमें सूट करते हैं या नहीं। लेकिन बैन मेडल्सन, ही इज़ एन ऑस्ट्रेलियन, और ही इज़ द ओनली वन जिसको बुलाया ही इसी कैरेक्टर के लिए गया था, और विदाउट एनी ऑडिशन सिंपल उसके साथ बातचीत की गई और ये फाइनल हो गया था। एंड ही रियली प्रूव्ड कि वो इस कैरेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल था। इट वॉज़ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कि मैंने भी उसको इतना क्लोजली उसकी एक्टिंग को जो है इस सीरीज़ के अंदर देखा है कि 3 सीज़न में आप उसको कंटिन्यूस जो है वो देख रहे हैं इन वन वे और अदर। और बेसिकली जो चीज़ें हमारे पास टेक्निकल आती हैं, उनमें सबसे पहले जो हम चीज़ देखते हैं कि वो किसी भी मेन या लीडिंग कैरेक्टर की एक्टिंग है कि वो किस तरह से लेकर चल रहा है। बहरहाल उसके ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा वैसा एक्शन नहीं नज़र आता है, और स्टोरी जो है वो बहुत ज़्यादा ट्विस्ट उस तरह से नहीं लेगी कि आप एकदम से बहुत सस्पेंस देखते हैं फिर क्लाइमेक्स आता है, और बहुत बम्पी नहीं होगी। एक सीक्वेंस में चलेगी। और इसके बारे में जो इसके क्रिएटर हैं ग्लेन एंड टॉड केस्लर, उन्होंने बेसिकली जो ऑप्शन ऑप्ट किया था वो ये था कि कहानियाँ जो हैं फैमिली के बारे में हम दिखाना चाहते हैं, कि जब हम छोटे से बड़े होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता बूढ़े होते हैं, तो स्टेज पर जाकर हमारा फैमिली का कॉन्सेप्ट जो है हमारी नज़र में बदलना शुरू हो जाता है। ख़ास तौर पर हमारा अपना पर्सपेक्टिव जो होता है कि फ़ैमिली व्हाट शुड बी एंड व्हाट शुड नॉट बी, वो तब भी बहुत हद तक चेंज हो जाता है, क्योंकि एक उम्र हो रही है, आप सीजनड हो रहे हैं, आप मेच्योरिटी की तरफ आते हैं, तो फिर चीज़ें डिफरेंट दिखने लगती हैं। और हमने इसी चीज़ को दिखाने की कोशिश की है कि फैमिली मैटर्स सच टाइप ऑफ अ थिंग्स, जब विद द स्पैन ऑफ टाइम चीज़ें बदलती हैं या हालात बदलते हैं, तो इनके रुख जो है किस तरह से चलना शुरू होते हैं। सो इस कहानी में बेसिकली जो 4 कैरेक्टर्स हैं, बल्कि 6 कैरेक्टर्स हैं पूरी फैमिली, इनकी उस कहानी के ऊपर है कि मेन प्लॉट आपके पास आएगा कि पास्ट से जो चीज़ें चल रही हैं वो अब तक आ रही हैं, लेकिन इंसान जो है वो हालात को देखकर कहाँ कहाँ वर्नरेबल हो जाता है। इन तमाम चीज़ों के बारे में इस ड्रामा को उन्होंने लिखा है। स्टोरी जो है उसको बहुत मुख्तसर रखूँगी, डिटेल्ड स्टोरी नहीं बताऊँगी मैं। स्टोरी ऐसे है कि
45 इयर्स जो हैं वो शादी को हो चुके हैं रेबन फैमिली की, और वो अपनी एनिवर्सरी के ऊपर जो है वो पूरा एक्नॉलेज होता है फ्लोरिडा की में उनके लिए तमाम चीज़ें, और वो अपने पूरी फैमिली का गेट टुगेदर करते हैं जिसमें इनकी सारी फैमिली, सारे बच्चे जो है सिबलिंग शामिल होते हैं। और इनके अंदर डैनियल रेबन, जिसको डैनी के नाम से इसमें किया गया है, हु इज़ बेसिकली बैन मेडल्सन, वो आउटसाइड द सिटी जो है यहाँ पर आता है, और यहाँ पर आने के बाद वो स्टे करने की कोशिश करता है, जबकि इसकी फैमिली नहीं मानती, क्योंकि उनको ये लगता है कि जब भी आता है कोई ना कोई काम ख़राब होता है, तो इसको बेहतर है कि यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। जबकि डैनी जो है वो यहाँ पर रहकर अपना तमाम काम जो है वो छोड़ कर आया होता है दूसरी स्टेट से, और वो चाहता है कि यहाँ पर जो है अपनी फैमिली का जो बिज़नेस है उसको संभालें। यहाँ पर उनके पास एक बेंगलो है जिसको उन्होंने पार्ट्स में करके यहाँ पर रिजॉर्ट बनाया हुआ है, जिसमें मुख्तलिफ़ फैमिलीज़ जो हैं वो अपने वेकेशंस में आती हैं, और उसको चला बेसिकली जो है रेबन फैमिली रही है। रेबन फैमिली में रॉबर्ट एंड मिसेस रॉबर्ट जो हैं उनके वो इसको चलाते हैं, जबकि इनका जो बेटा है सेंट्रल में है, जो दरमियान में बेटा है, वो कैरेक्टर जो है उसने किया है काइल शैंडलर ने, और वो एक डिटेक्टिव है लोकल पुलिस के साथ, और अब वो ही इज़ रनिंग फॉर द शेरिफ एज़ वेल। बेटी जो है वो लोकल मैग जिसका नाम है, वो लोकल एक लॉ फर्म में काम करती है क्योंकि उसने लॉ को पढ़ा हुआ है। जबकि हमारे पास कैरेक्टर केविन का आता है जिसको लियो बट्स ने किया है, वो एक अपना एक फ़िश बोट फार्म जो है वो चला रहा होता है। अच्छा, इन तमाम चीज़ों में जब डैनी आता है और उसको वो रखने को तैयार नहीं होते, लेकिन वो झूठ बोलते हैं कि उनके बाप ने कहा है कि वो तैयार नहीं है, जबकि ये ख़ुद बेसिकली तैयार नहीं होते हैं। डैनी जो है इससे बाप के साथ थोड़ी सी अनबन होती है इस बात के ऊपर, और इन अ फिट ऑफ फ्यूरी जब बात तेज़ हो जाती है तो उसका बाप जो है वो कुछ डिप्रेशन, कुछ टेंस हो जाता है उस बहस में, और उसको स्ट्रोक होता है, हॉस्पिटल जाता है और बाल आखिर मर जाता है। उसके बाद से डैनी के पास कंट्रोल थोड़ा ज़्यादा आ जाता है। अब उसको बाप की जगह पर जो है वहाँ पर अपने काम के लिए जो है उसकी माँ वो उसको वहाँ पर रख लेती है, सिसी स्पाइसिक जिसने काम किया है इनके अंदर। और अब आहिस्ता आहिस्ता डैनी उनके ऊपर होल्ड कंट्रोल करना शुरू करता है। इसके साथ साथ अपने एक दोस्त एरिक बैनन के साथ वो एक साइड बिज़नेस को चला रहा है, जो कि एक नोटोरियस वहाँ का ह्यूमन ट्रैफिकर है और ड्रग लॉर्ड है, और उसकी जो हैं वो चीज़ें और वो तमाम काम ये कर रहा होता है। और इसमें अपनी ही प्रॉपर्टी के ऊपर एक छोटे से कैबिन में ये लॉरी जिसका नाम दिखाया हुआ है ड्रग लॉर्ड जो है, उसका बहुत सारी ड्रग्स जो हैं वो यहाँ पर ला कर रखता है, जो कि इसने आगे देनी होती हैं। जबकि हमारे पास रॉबर्ट्स जो हैं काइल शैंडलर है, उसको जब मालूम होता है अब उनके लिए ये प्रॉब्लम है कि हमारा बिज़नेस ख़राब होगा, क्योंकि अगर पुलिस पकड़ेगी तो सब चीज़ें ख़राब होंगी। तो ये तीनों बहन भाई जो हैं ये डिसाइड करते हैं कि इसका तमाम जो ये ड्रग्स वाला सामान है वो इसके स्टेट्स के दूसरे अपार्टमेंट में पहुंचा देते हैं, ताकि अगर इन केस पुलिस आती भी है डैनी के पीछे तो उसको वहाँ से पकड़ेगी तो हमारा जो बैंक बैलेंस ये चीज़ें हैं इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इन तमाम चीज़ों के साथ साथ डैनी अब डिमांड कर रहा है कि उसको यहाँ पर स्पेस भी चाहिए, उसको जायदाद में हिस्सा भी चाहिए है, और इसके साथ साथ पास्ट से कुछ इवेंट्स हैं जिनको रिट्रोस्पेक्टिव की टेक्निक में साथ साथ दिखाने की कोशिश की गई है। और वो पास्ट इवेंट ये हैं कि एक झड़प होती है मियाँ बीवी में, और जो डैनी है उस वक्त बच्चा है, लेकिन वो अपनी छोटी बहन को लेकर वहाँ से थोड़ी देर के लिए निकलता है कि उसका ध्यान जो है वो बढ़ जाए। शिप में उसको लेके जाता है, उसका उसने एक लॉकेट पहना होता है, सी हॉर्स बना हुआ है उसके ऊपर, और वो गिर जाता है। सारा नाम की वो बच्ची है, और वो उसको लेने के लिए पानी में छलांग लगाती है, लेकिन डूब जाती है और मर जाती है। जब इसके बाप को रॉबर्ट को पता लगता है तो वो बहुत ज़्यादा मारता है डैनी को कि उसका कंधा जो है वो फ्रैक्चर हो जाता है, परमानेंट उसमें जो है प्रॉब्लम आ जाती है। और इनकी माँ जो है वो बाकी सिबलिंग्स को ज़बरदस्ती ये सिखाती है कि आपने झूठ बोलना है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, यानी कि उसके बाप ने नहीं मारा, दैट वाज अ कार एक्सीडेंट बेसिकली। तो वो इस तमाम चीज़ों की वजह से वो एक उसके साथ जो क्लैश सबके साथ चल रहा है, और डैनी ऑफ कोर्स अपनी उस ह्यूमिलेशन को नहीं बोल सका, क्योंकि फिर वो वहाँ से चला जाता है, उसको वो वहाँ से एक तरह से निकाल देते हैं। तो वो तमाम चीज़ें भी अपने जहन में रख रहा है, और उसकी कोशिश है कि उसको फैमिली का पार्ट बनाने की कोशिश की, जिसके लिए उसके वन वे और अदर जो है वो उनको कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करता है, कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट करता हुआ भी नज़र आता है। बहरहाल चीज़ें बढ़ती जाती हैं, और काइल का बैन मेडल्सन के साथ खासा झगड़ा हो जाता है,
और इस झगड़े के बाद जो है जॉन रेबन और डेनियल रेबन इस झगड़े में बाहर आकर जो है वो डैनी को मार देता है और उसको शिप में डालकर आग लगा देता है ताकि पता लगे कि दैट वाज एन एक्सीडेंट, और किसी को कुछ नहीं बताता है। और यहाँ से फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन भी शुरू होती है और वो मेन कैरेक्टर जिसने कि ये गिल्ट किया है वो अपने गिल्ट को भी साथ साथ लेकर चल रहा है। इन द मीन वाइल केविन जो है, जो कि ऑलरेडी इन तमाम चीज़ों में साथ था, क्योंकि वो बताता है कायलर के भी वो उसके साथ मदद करते हैं, उसके कंप्लाइस होते हैं डैनी की लाश को ठिकाने लगाने में। तो अब वो भी कुछ खौफ में आना शुरू होता है। वो उस ड्रग में से जो डैनी के कैबिन में होती है वहाँ से कुछ ड्रग को छुपा लेता है क्योंकि उसको इस वक्त ज़रूरत होती है पैसों की, उसको कुछ समझ नहीं लगती, वो बगैर बताए उस ड्रग को बेचने लगता है, जहाँ से लॉरी जो है वो उसके पीछे पड़ जाता है कि तुमने मेरी ड्रग्स चुराई हैं। इसके अलावा उन ड्रग्स के बारे में पुलिस को पता लगता है। ये तमाम चीज़ें साथ साथ चलती हैं। इसी दौरान में जॉन रेबन जो है उसका कोलीग है, उसने मार्को उसका नाम है, और वो मुसलसल जो है डिटेक्टिव है और वो मुसलसल इस मसले को हल करने के लिए कि डैनी की मौत जो है कैसे हुई है, वो बार बार जब इनसे मिलता है आकर और हर कोई अपनी डिफरेंट कहानी बनाता है तो वो अब इनको पे यकीन करना छोड़ देता है। केविन इस दौरान में बहुत सारी प्रॉब्लम्स की वजह से फाइनली डिसाइड करता है कि उसे सब कुछ सच बता देना चाहिए मार्को को जाकर, नो मैटर वट। लेकिन वो जाता है और मार्को जो है वो उसकी किसी बात पे यकीन नहीं करता, ये कहकर कि तुम सब लोग बहुत झूठ बोलते हो। और इस गुस्से में थोड़ी बहस होती है और केविन जो है वो मार्को को भी मार देता है। वहाँ से अब ऑफ कोर्स ट्रायल जो है डायरेक्ट मार्को का केविन का भी शुरू होता है। इन तमाम चीज़ों को लेकर, अपने पैसे की प्रॉब्लम देखकर, उसके अंदर फिर एक हमारे पास विलन आते हैं जो कि ऑलरेडी चाहते हैं कि उनकी फैमिली ख़त्म हो और वैसे ऐसा चीज़ों को कंट्रोल करे। केविन को जो है अपने कंप्लाइंस में शामिल भी करता है वो, और ये तमाम चीज़ें चलती हैं। फेक ट्रायल बनाए जाते हैं। ये सब चीज़ें इन दी एंड भी उसको नहीं बचा सकती हैं और आखिर में वो पकड़ा जाता है। केविन जॉन रेबन जो है वो फाइनली कन्फेस करता है, और उसका बेसिकली कन्फेस कहाँ पे करना होता है, डैनी का बेटा जो है वो वापस स्टेट से आता है यहाँ पर ये देखने के लिए कि आखिर इतनी अचानक उसके बाप की मौत कैसे होगी, क्योंकि उसका बाप जो है ये वादा करके आया था कि वो कुछ पैसे लेने के लिए आया है अपने फैमिली से और वो वापस आएगा। और उसके बहुत बताने के बावजूद भी जब काइल या जॉन रेबन उसको नहीं बता पाता, और एंड यहीं पर होता है कि फ़ाइनली वो उसके सामने कन्फेस कर देता है। स्टोरी देखने में एक सिंपल स्टोरी है, एक एक्शन के साथ दूसरा एक्शन जो है वो उन्होंने स्टार्ट किया, लेकिन जब ये स्टार्ट हुआ था इसको क्रिटिक्स ने अच्छा खासा अप्रिशिएट करना शुरू किया था, और उसकी रीज़न्स कुछ और थी जिस पे हम बात करेंगे। सेकंड सीज़न जो आया वो भी बेहतरीन गया। थर्ड सीज़न जो है वो डेलिब्रेट हो गया, जिस पे क्रिटिसिज्म भी आना शुरू हुआ। अब वो डेलिब्रेट होने की बहुत सारी वजह होती हैं, लेकिन उसमें साथ साथ फिर इसको फाइनली जो है एंड करना पड़ा। आखिरी जो सीज़न था उसमें 10 एपिसोड्स की इजाज़त दी गई थी और फिर उसके बाद इसको कैंसिल करके डिक्लेयर करना पड़ा कि दैट वाज द लास्ट सीज़न। और मेन रीज़न जो है इसके क्रिएटर्स या प्रोड्यूसर्स वो ये बताते हैं कि ऑलरेडी वहाँ पर फ्लोरिडा की में जो हम डेली बेसिस पर टैक्सेस दे रहे थे वो बहुत ज़्यादा होने के साथ साथ पर एपिसोड कॉस्ट जो थी वो इस कदर हो गई थी कि जो अब हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए बेहतर था कि ये इसको कैंसिल किया जाए और इसका फ़ौरन तौर पर एंड किया जाए। इसीलिए एंड पर आकर आपको बहुत ज़्यादा एक्शंस और प्लॉट या जो कैरेक्टर्स हैं वो हैप हैज़र्ड नज़र आएंगे। और यही वजह है कि अगर आपको रीज़न ना पता हो तो आप एकदम से ज़रूर करेंगे कि इस कदर सीक्वेंस में और ख़ूबसूरती से ये चल रहा था और अब जाकर एकदम से प्लॉट को हाइपरबोलिक कर दिया और सारी चीज़ें कर्वल डाउन क्यों हो गई हैं। ये मुझे भी लगा था कि कैरेक्टर्स के साथ कुछ और हो रहा है, क्योंकि एलिवेशन बहुत ज़्यादा थी कैरेक्टर्स की हो गई और एकदम से दे वर सिंपली ड्रॉपिंग डाउन काम था। बहरहाल ये पीछे इसके रीज़न थी। अब आते हैं कि सिंपल स्टोरी के साथ जिसमें कोई एक्शन नहीं है, कोई वेपन्स नहीं है, कोई आपको जूडो कराटे नहीं मिल रहे हैं, कोई डुअल्स आपको नज़र नहीं आ रही हैं, तो भी 13 नॉमिनेशंस में आने वाली, और बहुत लोगों ने इसको पसंद किया और बहुत अच्छे अल्फाज में कि जिस तरह भी हो दिस इज़ रियली वर्थ वॉचिंग। ये क्रिटिक्स की तरफ से इस ड्रामा के बारे में एक राय थी कि जैसा भी हो ये रियली वर्थ वॉचिंग है। तो ऐसा क्या था? मेन चीज़ प्लॉट वाज वेरी वेल नेट। स्टार्टिंग में प्लॉट को बहुत वेल नेट रखा गया, और एक चीज़ इसमें डायलॉग्स थे। डायलॉग्स वेरी स्पॉन्टेनियस, वेरी टू द पॉइंट, वेरी लॉजिकल, वेरी कैजुअल एंड वेरी यूनिवर्सल। इतना कि एकदम देखते हुए आपको भी यकीन नहीं आता कि
यही कहना चाहिए था कैरेक्टर को और वो यही कह रहा है। बाज़ औक़ात मोस्टली ऐसा होता है कि कैरेक्टर जो कह रहा है हमारे जहन में जो ऑडियंस है वो देख सकती है कि नहीं इस सिचुएशन में तो ये कहना है, क्योंकि आयरनी आ रही होती है। लेकिन इस कदर खूबसूरत और लॉजिकल जो है उसके अंदर है कि जहाँ पर भी आर्गुमेंट्स किए जा रहे हैं उनके काउंटर आर्गुमेंट्स डायलॉग्स की फॉर्म में बहुत लॉजिकल है। तीसरी चीज़ उस फैमिली बॉन्डिंग की है कि सब कुछ होकर भी ये नहीं हुआ कि डैनी आया है, चीज़ें बस ख़राब हुई, प्लॉट ट्विस्ट हुआ और फटाफट से चीज़ों को ऐसे लेकर के और हर एक ने जो है अपनी एक ओपिनियन क्रिएट कर ली और इसी कहानी को आगे लेकर चले हैं। ऐसा नहीं है, सारे कैरेक्टर्स अपनी अपनी जगह फैमिली बॉन्डिंग को स्ट्राइव करते हुए इसमें दिखाए गए हैं। नो मैटर कि वो डैनी को पसंद नहीं करते थे, लेकिन उसका राइट है, वो उनका सिबलिंग है, वो फैमिली है, वो फैमिली मेम्बर है, उसको अपने साथ रखना हर लिहाज से कानूनी तौर पर भी वो ज़रूरी था, जिसके लिए कहीं पर भी हमें नज़र नहीं आता कि वो लेग पुलिंग कर रहे हैं या इसी तरह करें। वो हर चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे थे। डैनी के आते ही कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हुई, उन्होंने उसको भी एक्सेप्ट करना शुरू किया कि बहुत अरसा गुजर गया है तो हर इंसान के साथ कहीं ना कहीं चीज़ें होती हैं। कहीं पर भी फैमिली एक दूसरे की ना लेग पुलिंग करती दिखाई है, ना एक दूसरे के ख़िलाफ़ कोई मैलिस बोलता हुआ दिखाया है, ना ही कोई बैकडोर किसी किस्म की प्लानिंग है। वो फैमिली बॉन्डिंग के बारे में था, जैसा कि टॉड कैसलर ने भी ये बात की थी कि हम इसी चीज़ को दिखाना चाहते हैं। थर्ड चीज़ क्या थी इसके अंदर जो कि खूबसूरत था, वो ये था कि जो एक पास्ट इवेंट है वो रेट्रोस्पेक्टिव की फॉर्म में बहुत आहिस्ता आहिस्ता बहुत सीक्वेंस में हमारे पास 2 सीज़न्स में पहुंच रहा है, इस तरह से कि ऑडियंस जो है वो इंट्रिग भी हो रही है और उस तक प्रॉपर अभी हमारे पास इवेंट्स नहीं पहुंच रहे, लेकिन आपको बोर्डम नहीं होती है, आप उकताते नहीं हो कि व्हाट इज़ दिस, क्यों हो रहा है, बस ख़त्म कर दें इसको और आगे बता दें। और सबसे मज़े की चीज़ उसकी डायरेक्शन है कि उसमें इतना वेलनेट उस स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को उन्होंने रखा है कि अगर आप इसको टेक्निकलिटी के साथ देखें तो आप खुद भी एडमायर करेंगे कि नहीं, दिस इज़ अ रियली अ पीस। कुछ आपने एडिटिंग में बहुत अच्छा कमाल किया है इस चीज़ के अंदर। अब इसके साथ थीम क्या चल रहा है, फैमिली बॉन्डिंग, एक्सेप्टेबिलिटी, ठीक है। हर फैमिली में कहीं ना कहीं एक ब्लैक शीप लाजमी होता है। डैनी वॉज दैट ब्लैक शीप। अब चूँकि वो अपने राइट्स लीगली ले रहा है, लेकिन वो विंडिक्टिव है। इसके अलावा फैमिली बॉन्डिंग के साथ साथ हर करेक्टर जो है वो इंडिविजुअल रिप्रेजेंट कर रहा है। उसकी एक अपनी साइकोलॉजी है, एक उसकी अपनी पर्सनैलिटी है और वो अपने तरीके से फैमिली में आने वाली सिचुएशंस को देख रहा है। फिर हमें चीज़ नज़र आती है वल्नरेबल होना, बीइंग अ फैमिली मेम्बर। जैसे जैसे टाइम गुज़रता है, बीइंग अ ह्यूमन, जब सिचुएशंस आती हैं तो आप कहाँ कहाँ वल्नरेबल हो जाते हैं, कहाँ कहाँ आप वैसा लॉजिकली एक्ट नहीं कर पाते, रिएक्ट नहीं कर पाते, डिसाइड नहीं कर पाते जैसा कि हम देखते हुए कह रहे थे कि ऐसा करना चाहिए था। हम भी अगर उन शूज़ में हो तो समटाइम उसको इस तरह से नहीं देख पाते हैं। इसमें जो सीसी स्पाई की एक बहुत प्यारी लाइन थी जिसको मैं उर्दू में एज इट इज़ ही कोट करूँगी कि जब आप कुछ नहीं कर सकते ना तो इट्स ऑलवेज़ एन ऑप्शन दैट यू रन, कि फिर आपको लगता है कि भाग जाना ही बेहतर है यहाँ से। तो वो सब यही कर रहे होते हैं, एक के बाद एक सिचुएशन क्रिएट होती है और उसमें वो सब भागने की कोशिश में होते हैं, एस्केप भी करते हैं, लेकिन उसको ठीक करने की भी कोशिश कर रहे होते हैं क्योंकि उनको पता है कि ऐसे छोड़कर जाना चीज़ों के लिए मुश्किल हो जाएगा। और एक तो हमारे पास ये चीज़ आगे कैरेक्टर्स की। इसके बाद इसमें दिखाया गया कि डायलॉग्स के लिए रिहर्सल नहीं करवाई गई थी। जो इनके क्रिएटर उन्होंने कहा कि हम रिहर्सल नहीं करवाना चाहते थे, हम चाहते थे कि सिर्फ वो सिचुएशन को समझकर अपने डायलॉग्स को पढ़ें, लेकिन स्पॉन्टेनियसली उसको एक्ट करें जैसा पता लगे कि फैमिली में होता है। और आप देखिए कि बिल्कुल ऐसा ही लगेगा, एकदम से आपको नहीं लगता कि जितने भी क्लॉजेस हैं, फ्रेजेस हैं, पॉजेज़ हैं, इंटोनेशन हैं, उनको बाकायदा तौर पर सिखाया गया कि इस वक्त में आपने ऐसे करना है। वो बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है कि जैसे वो उसी वक्त कैमरा ऑन हुआ है और वो सिचुएशन को उसी तरह हैंडल कर रहे हैं। उसमें उनके चेहरों के एक्सप्रेशंस जो कि बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक भी नहीं हैं, बहुत कैजुअल हैं उन सिचुएशंस के लिए भी। इसके अलावा म्यूज़िक बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल भी वैसा थ्रिलिंग नहीं होगा, एक सीक्वेंस के साथ लेके चल रहा है। म्यूज़िक का वैसे भी काम जो है आपको अगर थोड़ा सा अंदाज़ा हो कि वो थोड़ा कहीं ना कहीं सिंबॉलिक होना शुरू होता है, तो म्यूज़िक हमें सिंबॉलिक दिखाया गया है।
इसके बाद हम आते हैं थीम के ऊपर। तो जो थीम था इसमें वो बेसिकली उन्होंने लिया था वाटर, इसलिए फ्लोरिडा कीज़ जो है उन्होंने पकड़ा है। बहुत खूबसूरत जगह है जहाँ पर उन्होंने सारा का सारा शूट किया और उसका मकसद ये था कि एवरीवेयर बहुत प्यारे एक तो रिजल्ट्स हैं आपको मिल रहे हैं जहाँ पर आप काम कर रहे हो, इसके अलावा अब आपके सामने बिल्कुल एक समंदर है। और हमें जो है मिसेस रॉबर्ट रेबन जो है वो बार बार इस बारे में बताती नज़र आती है कि जो समुंदर है या पानी वो आपको कहीं नहीं छोड़ता, अल्टीमेटली इट विल टेक यू इन। हत्ता कि जब एंड पर तमाम चीज़ें ख़राब होना शुरू होती हैं, हालात कंट्रोल से बाहर होना शुरू होते हैं, तो उसमें उनकी माँ ही जो है एंड पर उस हाउस को बेचना चाहती है, लेकिन वो उसको बेच नहीं पाती क्योंकि जो उसको लेने के लिए आता है वो कहते हैं कि 10 साल के अंदर अंदर तो ये पानी में चला जाएगा क्योंकि सी लेवल जो है वो बढ़ रहा है। और वो बहुत हेल्पलेसली उस वक्त ये बात करती है कि मैं इसको अब बेच भी नहीं सकती, ये पानी में हमारे साथ ही जाएगा। तो वो सिंबॉलिक थी बात कि आपका पास्ट जो आपकी चीज़ें साथ साथ चल रही हैं और वो आपका पास्ट जो आपका प्रेजेंट और फ्यूचर एट द सेम टाइम बना रहा है, आप उससे छुटकारा नहीं पा सकते। आप भागने की कोशिश करते हो, आप बेचने की कोशिश करते हो, लेकिन अल्टीमेटली सी विल टेक ऑल दिस थिंग्स इन इट। ये तमाम चीज़ें हमें नज़र आती हैं। फिर जो इसमें खूबसूरत बात थी कैरेक्टर्स में, अगर हम फर्दर बात करते हैं तो बैन मेडल्सन ने बहुत खूबसूरती से, बहुत फ्लैट एक्सप्रेशंस के साथ वो ब्लैक शीप का कैरेक्टर जो है सब किया है। उस लहजे को सामने रखना और सेकंड सीज़न के साथ जो है हमें वो नज़र आता है एक तरह का पास्ट के अंदर के जहाँ पर वो एक शेडो, एक गोस्ट की तरह जो है काइल को या जॉन रेबन को नज़र आता है, क्योंकि अब उसके कॉन्शियस में है कि वो गिल्टी है और उसने अपने भाई को मारा है। और उन जगहों पर वो एक्सप्रेशंस और वो तमाम इंटोनेशन को सामने लाना जिससे बार बार उसका गिल्ट जो है वो वापस आए, क्योंकि वो चाह रहा था कि ये कन्फेस हो जाना चाहिए। उसमें बहुत काम है। कायल चैंडलर ने बहुत मेहनत से काम किया है क्योंकि वो सिचुएशन में ही वाज द ओनली वन जो कि हर लिहाज से फंसता है और पूरी फैमिली के प्रॉब्लम्स को वो अकेले सॉल्व कर रहा है, इस हद तक कि उसकी अपनी फैमिली टूट जाती है। और वो कितने कैजुअल एक्सप्रेशंस के साथ उसको लेकर चला है, ये देखने के लायक है। फिर इसमें जो लास्ट चीज़ नज़र आई थी, चूँकि मैंने आपको बताया कि थ्रिलिंग वैसा नहीं है, तो क्या इसमें खूबसूरत था जो कि ऑडियंस को कनेक्ट रखता है, एंड तक वो देखना चाहते हैं, वो इसकी डायरेक्शन थी। इमेजरी जो है फ्लोरिडा की किस तरह से ली गई और उसको डायरेक्शन में इस्तेमाल किस तरह किया गया। अब दो चीज़ें होती हैं, या तो आप ब्यूटी दिखाते हैं सीन्स में और आप उस इलाके की या उस जगह की ब्यूटी दिखा रहे हैं, दूसरी चीज़ होती है कि आप उस ब्यूटी के थ्रू आप चीज़ों को सिंबॉलिक कर रहे हैं, एंड दिस इज़ व्हाट दे एक्चुअली डिड। आपको इसमें पानी के मुख्तलिफ़ फॉर्म और मुख्तलिफ़ शेड्स नज़र आएंगे जो कि सिंबॉलिक हैं उन कैरेक्टर्स की लाइफ के बारे में, क्योंकि पानी जो है वो बेसिकली सिंबल है लाइफ का। उसी तरह ग्रीनरी हमें नज़र आएगी। ग्रीनरी जहाँ पर चीज़ें अभी बिल्कुल क्लियर कट हैं वहाँ की बहुत खूबसूरत है। जैसे जैसे एम्बिग्विटी ज़्यादा होना शुरू होगी, हमें वहाँ पर मैनग्रोव्स नज़र आएंगे, वहाँ पर हमें झाड़ियाँ नज़र आएंगी, हमें रात के टाइम जंगल नज़र आते हैं उसमें दिखाई देंगे। ये तमाम चीज़ें चलती जाएंगी। इनका अपना जो रेबन हाउस है बाहर से वेरी नीट एंड फाइन एंड ब्राइट, सबके लिए कि ये बहुत अच्छी फैमिली है जो कि अपना बिज़नेस चलाती है और वो काम करते हैं, लेकिन आप जैसे ही अंदर जाते हो अंदर पेंट्स बहुत डार्क हैं, बहुत ज़्यादा कंजस्टेड उसकी डेकोरेशन है। तो वो तमाम उनकी लाइफ को के बाहर से दे आर ऑल नॉर्मल पीपल राइट नाउ एक्टिंग, लेकिन इनसाइड वो सब के सब कहीं ना कहीं अपनी जिक्सॉ में फंसे हुए हैं। फिर इसके अंदर जैसे मैंने बताया कि उनकी माँ जो है वो बार बार पानी का जिक्र करती है और एंड पर वही कि वो घर नहीं बेच पाती कि ये पानी जो है ये हमें लेकर ही जाएगा। इसके साथ साथ तीनों बेटे जो है, डैनी मारा जाता है और जॉन रेबन भी प्रॉब्लम में है। केविन जो है उसके पीछे ऑलरेडी DAE लगी हुई है क्योंकि वो ड्रग की वजह से इशू है, फिर वो भी मर्डर कर चुका है, बड़ा बेटा भी। मैग जो है वो इन तमाम चीज़ों से निकल के कि उसका कसूर नहीं है और वो उन सबको फैमिली को छोड़कर कहीं अननोन चली जाती है। और इसके ऊपर आप देखिए कि एंड सीज़न तक बार बार जो मिसेस रेमन हैं वो एक शिकायत उनको मिलती है फ़ोन पर और वो फ़ौरन से जो है शिकायत फैमिली में करती हैं अपने असिस्टेंट्स को कि बेंगलोर नंबर 3 में प्रॉब्लम आ रही है, वहाँ पाइप फिक्स नहीं है, वो पाइप्स ख़राब हो रही हैं बार बार। वो ख़ुद भी कोशिश करती है उनको ठीक करने की, लेकिन वो पाइप जो है वो बर्स्ट होता है और वो सब का सब जो शावर से पानी है वो उसके ऊपर गिरता जाता है, जिसमें वो बैठकर फाइनली रोने लग जाती है क्योंकि वो थक जाती है और मुसलसल शिकायत आ रही है और वो बेंगलोर नंबर 3 जो है वो फ़िक्स नहीं हो पा रहा हर चीज़ के बावजूद भी।
तो दैट वॉज सिम्बॉलिक कि ये बेंगलोर नंबर 3 जो है वो 3 बेटों का सिंबल था, जिनको वो पूरी कोशिश थी कि वो किसी तरह संभाल सके, बचा सके, लेकिन वो नहीं कर पा रही थी। और अल्टीमेटली वो तमाम का तमाम जो प्रेशर या उनका जो कुछ किया हुआ था वो अब उसके ऊपर गिर रहा था। इसके अंदर आपको इमेजरी में एक बहुत प्यारी नज़र आएगी चीज़, क्लिप में भी आप देख सकेंगे इसको, कि जॉन रेबन जो है सैम शेफर्ड ने बहुत डिफरेंट कैरेक्टर किया। थोड़ी देर के लिए आया जो कि इनका बाप दिखाया हुआ है, लेकिन वो बहुत कावर्ड है। वो अपनी पास्ट लाइफ की वजह से अपनी फैमिली को भी वैसा जोड़ नहीं सका। ही इज़ वेरी कावर्ड, वो चीज़ों को उस तरह से नहीं देख सकता है। और जब उसको स्ट्रोक लगता है और उसके बाद उसकी याददाश्त भी चली जाती है थोड़ी थोड़ी, और वो इस काबिल नहीं रहता कि फैमिली डिसीजंस में वो पार्टिसिपेट कर सके, तो बजाय मसलों को हल करने के जो फैमिली के बड़े लोग हैं वो हमें जगह पर एक छोटे से म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के साथ नज़र आता है। दिस मीन्स हाउ ही इज़ सिंपली फेसिंग ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से किस तरह भागता हुआ एक करेक्टर है। और एक बहुत प्यारी इमेजरी, थ्रू इमेजरी वो आपको पूरे करेक्टर के बारे में जो है वो दिखा रहे हैं, और वो है कि जॉन रेबन बैठा हुआ है और वहाँ पर एक क्रिकेट नज़र आता है उसको, और क्रिकेट के ऊपर बहुत प्यारा फोकस दिया है कि वो थोड़ी देर बैठा है और उसके बाद वो उड़ जाएगा, और उसके बाद हमें यही दिखाते हैं और ये अपने उस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के साथ बैठा। तो आपको एक स्टोरी याद होगी जिसमें एंट और क्रिकेट के बारे में है। वो सारा दिन म्यूज़िक बजाता रहता है और कोई मेहनत नहीं करता, और एंड पर जब वो चींटियों से खाना मांगता है तो फिर वो उसको नहीं देती और अल्टीमेटली मर जाता है। तो ये उन्होंने उसको सिंबॉलिक किया कि ही इज़ ऑफ नो वर्थ राइट नाउ, और वो कुछ नहीं कर रहा सिवाय इन चीज़ों के। सिर्फ छोटी सी इमेजरी से उन्होंने पूरे कैरेक्टर को आपके सामने ला कर रख दिया। इसके अलावा क्रिकेट हम वैसे भी देखें तो एक क्वाइट वर्थलेस किस्म का हमारे पास इंसेक्ट या कीड़ा आता है जिसका और कोई काम नहीं है, और बार बार उसके थ्रू क्रिकेट को दिखाने का मतलब यही है कि जॉन रेबन या उनका घर का जो सरबराह है वो इस वक्त वर्थलेस हो चुका है, किसी काम पर नहीं है। थीम हमारे पास समंदर है, लेकिन बेसिकली कहानी में वो बताना क्या चाह रहे हैं, अगर पीछे रिट्रोस्पेक्टिव को बहुत खूबसूरत तरीके से उन्होंने सीन्स में मिक्स किया है कि आप एकदम से नहीं देख पाते कि ये करंट सिचुएशन है या पीछे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस चल रही है। तो उसमें मेन चीज़ जो हमारे पास आती है, मुझे वैसे यूजीन ओनील जो है उसके ड्रामा मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा याद आया, जिसमें वो फैमिली ना चाहते हुए भी अपने पास्ट से, अपने पिछले सिंस जो हुए होते हैं उस फैमिली में, जो पीछे जनरेशन्स में भी, उनसे नहीं निकल पाती है, और अल्टीमेटली वो न्यू जनरेशन सफ़र करती है। और यही चीज़ शायद इसमें उन्होंने ली कि वल्नरेबल होना किस कदर जो है फिर मॉडर्न मैन के लिए भी और अमेरिकन सोसाइटी को वो साथ दिखा रहे हैं कि जो पास्ट के सिन थे जो अनजाने में हुए, क्योंकि स्टार्टिंग की लाइन ही जो है इसकी ओपनिंग लाइन इस ड्रामा की वो यही है कि हम बुरे लोग नहीं थे, लेकिन हमसे कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जो कि बुरी थी। तो इसमें बेसिकली कि वो तमाम सिंस आप कह लें या वो तमाम गलतियाँ जो पास्ट में उनसे हुई, वो अब ना चाहते हुए भी उनकी ज़िंदगियों का पीछा नहीं छोड़े, और वही चीज़ें दोबारा कम बैक करती हैं। और उस कम बैक से सिर्फ ये नहीं होता है कि आप मेंटली डिस्टर्ब होते हो, उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी इनसाइड आउट सारी की सारी चेंज हो जाती है। जैसे कि डैनी का वापस आना, पीछे से उसका आना, रेट्रोस्पेक्टिव का भी साथ आना, और फिर डैनी की डेथ हो जाना, और उसके बाद से फिर चीज़ें जो है सब की सब फेस वैल्यू पर भी बदलना शुरू हो जाती है, और किस तरह हमें बाज़ उन चीज़ों को लेकर चलना पड़ता है। यानी कि आप हमेशा एक बेड ऑफ रोज़ेस की तरफ नहीं जा सकते। तो इसमें ऐसी फैमिली में इस किस्म की चीज़ें या माजी के ऐसे वाक़यात सिर्फ एक शख्स को ही प्रॉब्लम नहीं देते, वो एक सीरीज़ हैं जो कि कनेक्ट करती हैं, और एक के साथ दूसरी जुड़ी लाइफ जो है वो सब की सब उसकी वजह से अफ़ेक्ट करना शुरू होती हैं और सफ़र करना शुरू होती हैं। और बाज़ पूरी एफ़र्ट के बावजूद भी आप उसको बचा नहीं पाते, जैसा कि सिसी के साथ होता है कि वो अपना घर चाहते हुए भी, अब वो भागना चाहती है यहाँ से कि मैं चली जाऊँ, ये सब कुछ ख़त्म नहीं हो रहा, लेकिन वो अब नहीं कर पाती। और उसमें ये नहीं है कि कोई विलन आकर रोक रहा है, उसमें अल्टीमेटली यही वजह है कि कोई लेने को तैयार नहीं, क्योंकि वो बेंगलोर या वो रोबन फैमिली जो है अब अल्टीमेटली 10 सालों के अंदर या उससे भी कम, यानी कि दिखाया कि पानी में वो सब चला जाएगा। वो तमाम चीज़ें आपके साथ आपकी कब्र तक जाएंगी, आप ये कह रहे हैं, यानी कि वो ख़त्म नहीं होंगी। माजी की कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप चाहते हुए भी आखिरी उम्र तक भी नहीं छोड़ पाते, और ये मेरा ख़्याल है कि हमारे साथ भी अपनी लाइफ में होता है। तो इसमें कैरेक्टर्स भी अच्छे हैं और एक्टिंग बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा
आप समझ लीजिए कि लॉजिकल या टू द पॉइंट जिससे एक्टिंग को होना चाहिए वो की गई है, इसीलिए ये नॉमिनेज में आती रही है। इसके बाद थीम खूबसूरत था, डायरेक्शन बहुत खूबसूरत थी और बहुत ज़्यादा सिंबॉलिक थी मेन चीज़ इसके। तो इन चीज़ों को नज़र में रख कर अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देखिएगा, आपको यकीनन अच्छा लगेगा। और फिर मिलते हैं किसी और रिव्यू के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, पसंद आता है तो फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फिर आपसे मिलेंगे।